हेलो बच्चों, क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता और वर्गीकरण यानी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके हमने लास्ट सेशन में जो पार्ट को पढ़ा था वो था पौधों का वर्गीकरण या फिर पादप जगत का वर्गीकरण, कि कैसे उसे वर्गीकृत किया गया। तो आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण, यानी जंतुओं को भी कैसे वर्गीकृत किया गया था। तो चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में जंतुओं को उनकी रीढ़ की हड्डी के प्रेजेंट और एब्सेंट यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसे एक बार अच्छे से देखते हैं। पहला लिखा गया है जंतु, चूंकि हम जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं तो जंतुओं का वर्गीकरण किया गया रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। रीढ़ की हड्डी जिनमें उपस्थित थे वे थे स्तनधारी और मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी, ठीक है। मैंने कहा स्तनधारी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी ये वे थे जिनमें की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इनमें रीढ़ की हड्डी पाई तो जाती है लेकिन इनमें भी अंतर हो जाता है। स्तनधारी में कौन आ जाते हैं? मनुष्य, शेर, बिल्ली जितने जानवर होते हैं वे। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, जिसमें आ जाएंगे मनुष्य, शेर, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी स्तनधारी में आते हैं। और जिनकी त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं उसमें आ जाते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। मत्स्य यानी मछली, उभयचर यानी मेंढक और सरीसृप यानी कि ऐसे जो रेंगते हैं, ऐसे जीव जो रेंगते हैं उन्हें कहा जाता है सरीसृप। अब यहाँ पर हमने 4 ग्रुप को पकड़ लिया है, वो है मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। अब ये भी डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? पक्षी वे होते हैं जिनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं, तो बचते कौन है? ऐसे जिनके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं। कौन हो जाएंगे? मत्स्य, उभयचर और सरीसृप। अब मत्स्य, उभयचर, सरीसृप को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? जी हाँ, क्या होता है? त्वचा में नमी। मत्स्य और उभयचर की त्वचा में नमी पाई जाती है, जबकि सरीसृप के शरीर में त्वचा में नमी नहीं पाई जाती है, ठीक है। नमी यानी थोड़ा गीलापन। अब मत्स्य और उभयचर को डिवाइड किया जा सकता है शल्क की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। मत्स्य के शरीर पर शल्क पाया जाता है जबकि उभयचर के शरीर पर शल्क नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों, रीढ़ की हड्डी जिनमें अनुपस्थित होती है वो हो जाएंगे केंचुआ, जोंक, मच्छर, चींटी, ये सभी इसमें आते हैं। तो चलिए अब इसे और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ओके बच्चों, जंतु जगत को वर्गीकृत किया गया है रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है स्तनधारी, ठीक है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। तो रीढ़ की हड्डी जिनमें उपस्थित होती है उसमें आ जाएंगे कि पहला त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, दूसरा त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं। जिनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं वे कहलाते हैं स्तनधारी, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन को रखा गया है। ह्यूमन यानी मनुष्य। और कौन आ जाएंगे? शेर, ये सभी किस में आ जाएंगे? जिनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, साथ ही रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। अब रीढ़ की हड्डी उपस्थित वाले में दूसरा जो होता है वो होता है त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो इसमें आ जाएंगे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी, ठीक है। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी ये वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है लेकिन त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं। अब चलिए इन्हें कैसे डिवाइड किया गया है अब उसे देखते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, जिनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं और साथ ही साथ वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, मतलब कि मत्स्य, उभयचर,
सरीसृप और पक्षी। ठीक है, इन जीवों को अब हमें डिवाइड करना है कि हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं, यानी हम इसे अब वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। अगर आपके सामने मछली, मेंढक और सांप और कोई पक्षी, यानी सपोज ले लो चिड़िया, इन चारों जीव को रख दिया गया है, तो आप इसे कैसे अब अलग अलग करेंगे, आप किस बात को बेस बनाएंगे, अब उस बात को देखते हैं। वो बेस है शरीर पर पंख। ठीक है, शरीर पर पंख हम इस बात को बेस बनाकर मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी इन चारों को अलग कर सकते हैं। शरीर पर पंख, इसके आधार पर ऐसे जीव जिनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं उसमें आ जाएंगे पक्षी, राइट। और दूसरा हो जाएगा जिनके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं, उसमें कौन आ जाएंगे, राइट, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी जीव अब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपने कैच कर लिया है। नेक्स्ट हमारा अब उद्देश्य ये है कि हमें मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, मत्स्य यानी मछली, उभयचर यानी मेंढक, सरीसृप यानी हम सांप ले लेते हैं। अब हम इन तीनों को कैसे अलग कर सकते हैं, वो बेस रहेगा यानी वो आधार रहेगा त्वचा का नमी युक्त यानी थोड़ा गीलापन रहना। ठीक है, अब हमें इन तीनों में बताना है कि किनके शरीर में नमी पाई जाती है, तो वो है मत्स्य और उभयचर। कभी आप इनके शरीर को टच करेंगे तो आपको नमी यानी गीलापन तो आपको जरूर पता चल पाएगा, लेकिन आप किसी सरीसृप, सरीसृप यानी हो जाएगा सांप, छिपकली, जो रेंगने वाले जीव है या फिर मगरमच्छ, इनके शरीर पर कभी नमी नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से नमी युक्त त्वचा में आ जाएंगे मत्स्य और उभयचर, और नमी युक्त जिनमें त्वचा नहीं पाई जाती है उसमें आ जाएंगे सरीसृप यानी रेप्टाइल। नेक्स्ट बच्चों, अब हमें मत्स्य और उभयचर को अलग अलग करना है, क्योंकि ये एक साथ आ गए तो इनके बीच में क्या भेद को हम कर सकते हैं। उसके लिए आधार हो जाएगा शरीर पर शल्क का होना। शल्क यानी आपने देखा होगा कि ये मछली के शरीर पर ऐसे पपड़ी टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्राउंड ब्राउन छोटे छोटे स्ट्रक्चर, राइट, उसे कहा जाता है शल्क। अब इसी बात को हम अपना आधार बनाते हैं, शरीर पर शल्क का होना। अब जिनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मत्स्य, और जिनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते वो आ जाएंगे उभयचर। तो इस प्रकार से मत्स्य और उभयचर अलग अलग हो जाते हैं। अब बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि जंतुओं को रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया है। जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है उसमें आ जाएंगे स्तनधारी, मत्स्य, उभयचर, पक्षी और सरीसृप। ये 5 जो है जीव ये इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होने वाले जीव में आ जाएंगे केंचुआ, चींटी, जोंक, मच्छर। ये सभी उन वे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। सो आई होप बच्चों आपको ये बातें अब समझ में आ गई हो। तो एक बार फिर से इस क्लिप को आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों, यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, वो है युगलीना। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट है युगलीना। युगलीना क्या है? युगलीना असल में सूक्ष्म जीव है जो कि हमने जगत पढ़े होंगे, आपको याद होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है और ये यूकैरियोटिक जीव है, यानी इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है और ये एक कोशिकी होते हैं।
नेक्स्ट है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। सो बच्चों, इस प्रकार से इस युग्लिना में जंतु और जो पौधे, उन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण से इसे पौधे और जानवरों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये है युग्लिना और ये है इसका स्ट्रक्चर। आप इसे ध्यान से देखिए। ये युग्लिना है, ये सूक्ष्म जीव है। इसमें पौधे और जंतुओं दोनों की गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप और जंतुओं की संयोजक कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों है वो है लाइकेन। यहाँ पर लाइकेन एक प्रकार का पौधा है जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। कवक, चूंकि कवक किस में आता है, हमारे जो फंजाई जगत में आता है, और शैवाल किस में आता है, प्लांटी जगत में आता है। यानी ये वह पौधा है जिसमें दो जगत के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, कवक जल और खनिज लवण का अवशोषण करके शैवाल को देता है, तो वही शैवाल यानी प्लांटी जगत, यह शैवाल क्या करता है, इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके यह भोज्य पदार्थों को कवक को दे देता है। इस प्रकार से एक पौधे में दो जगत के लक्षण यानी कि कवक यानी फंजाई और प्लांटी जगत यानी शैवाल के लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार से जब दो जीव साथ में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसे जीव को कहा जाता है सहजीवी, यानी साथ में रहने वाले जीव। और यह जो घटना कहलाती है सहजीविता। सो बेटा, ये है लाइकेन जिसमें कि कवक और शैवाल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं और ये सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बातें हमेशा याद में रखनी है। नेक्स्ट जिससे आपको रूबरू होना है वो है अमरबेल। अमरबेल क्या है, अमरबेल प्लांटी जगत का एक मेंबर है यानी सदस्य है। ये एक ना परजीवी पौधा है जो कि दूसरे पौधे के तने से लिपटा हुआ रहता है। क्यों लिपटा हुआ रहता है, यह तो पौधा है, इसको किसी दूसरे पौधे से लिपटने की या फिर उस पर डिपेंड रहने की क्या आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, जिससे कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता और यह अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर हो जाता है और दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी कोई ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहे और उसके शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करे और पोषण प्राप्त करे, तो ऐसे जीव को कहा जाता है परजीवी। ठीक है, तो इस प्रकार से अमरबेल वही पौधा है जो कि परजीवी कहलाता है। सो ये है स्टूडेंट्स अमरबेल, जो कि इस तरह से एक पौधे से लिपटा हुआ है और ये किसी तरह से पौधे जिस पर ये डिपेंड है उसको अपने भार के कारण से पूरी तरह से झुका देता है। तो इस प्रकार से अमरबेल एक परजीवी पौधा कहलाता है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही, और जितने भी टॉपिक आपको चाहे हिंदी में और इंग्लिश में और साइंस में पढ़ाए जा रहे हैं, आपको उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, साथ में सुनना है और आप उसे कॉपी में ज़रूर लिखिए जिससे कि आपको याद रहे। अपने ओन वर्ड्स में चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बच्चों हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, राइट, उसकी रीडिंग कर लिए, स्टोरी टेलिंग भी आपको बता दी गई है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट बात को मैंने फिर से स्टोरी में बताया है। तो बच्चों, आपको उसके रिलेटेड अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको उससे रिलेटेड होमवर्क दूंगी जिसके आपको पूरा करना पड़ेगा।
सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड आप इंग्लिश के सेशन को अच्छे से पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, जिसके होमवर्क बहुत जल्दी आपको मिलने वाले। सो तब तक के लिए गुड लक।